23-24 अनुदान की मांगों पर विचार मतदान। श्री अर्जुन बामनिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 283 अरब 56 करोड़ 38 लाख 15 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। श्रीमती ममता भूपेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 26 अरब 49 करोड़ 73 लाख 40 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। श्री बाबूलाल खराड़ी। अन्य अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे एक ऐसे विभाग के विषय में बोलने का अवसर दिया है, जनजाति विभाग, क्षेत्रीय विकास और महिला एवं बाल विकास विभाग, मांग संख्या 30, मांग संख्या 32। अध्यक्ष महोदय जी, ये विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सदियों से उपेक्षित रहा, अपेक्षित रहा और प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के गोद में रहने वाला और प्रकृति प्रेमी, इस प्रकार का समाज, और इस समाज का देश प्रेम की कहानियां हम पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय जी तो बड़ा लंबा चिट्ठा है, चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का कालखंड रहा होगा, मैं उसका जिक्र भी बाद में करूंगा। लेकिन आज भी उस समाज का जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। आज वो दीनहीन हालात में केवल और केवल मजदूर बनकर रह गया है। अध्यक्ष महोदय जी, इस विभाग जब अस्तित्व में आया था, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण हेतु राज्य के कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया। इन्हीं शक्तियों को आधार पर राजस्थान जनजाति समुदाय के विकास हेतु 1975 में इस विभाग की गठन हुआ और इस विभाग का उद्देश्य ये था कि जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, बिखरी आबादी है, समूह में रहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से और बौद्धिक विकास। लेकिन इतने लंबे समय के अंतराल के बाद में भी विभाग को जो काम करना चाहिए उतना काम हुआ नहीं। आज भी वो समाज उस विकास की मुख्य धारा से दूर है। सभापति महोदय जी, मैं इस विभाग के जो गठन जो हुआ और उसके बाद में जो विभाग की जो स्थिति है वो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विभाग में काम करने के लिए एक जनजाति आयुक्त IAS अफसर होता है और अब तक जितने भी आयुक्त लगे, हम बार बार कहते हैं कि अगर उस समाज से कोई जनजाति आयुक्त होगा तो कम से कम उस समाज को समझने वाला होगा, उस समाज से निकल कर आया होगा तो वो उस समाज की चिंता करेगा, उन तक उस योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए कम से कम मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। उस विभाग की जो स्थिति है सभापति महोदय जी, हमारे स्वीकृत पद कितने हैं? 426। खाली कितने हैं? 171। 255 कार्यरत हैं। अब इन डिपार्टमेंट से, इस विभाग से हम अपेक्षा करेंगे कि ये हमारे उन वंचित लोगों का विकास कर देंगे, भला कर देंगे, योजना की मॉनिटरिंग करेंगे।
ये कल्पना से परे है सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, कुछ मैंने जो निकाला है उसके आधार पर मैं मंत्री जी को बार बार मैं कहता हूं कि आप उस समाज से आते हो और उन परिस्थितियों से निकल कर गए हो। पिछली बार भी मैंने एक सवाल लगाया था, हम उन बच्चों को पढ़ने के लिए आवासीय सुविधा देते हैं हॉस्टलों में, उन हॉस्टलों की स्थिति क्या है? शायद मंत्री जी को फुर्सत नहीं होगी, जब भी स्कूल में हॉस्टल में जाकर के देखा हो। मैं हॉस्टलों में गया हूं, उनके बिस्तर आप देखेंगे। आज हमारे महामहिम में मेरे प्रश्न के जवाब में पूरक पुरुष क्वेश्चन करते हुए उन्होंने कहा था उनके बिस्तर ऐसे हैं कि वहां पर कुत्ते भी नहीं सो सकते, जानवर भी नहीं सो सकते, ऐसी स्थिति है। आपने उन हॉस्टलों का रंग रोगन कर दिया अभी, लेकिन बिस्तरों को जाकर देखेंगे तो उन बिस्तरों में से बदबू आती है। सभापति महोदय जी, मैं कोटड़ा के आवासीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव था गया, बरामदे में वार्षिक उत्सव, हम बैठे तो बदबू आ रही थी टॉयलेटों की। फिर मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि भैया यहां पर आपके यहाँ ये टॉयलेट सफाई करने की व्यवस्था नहीं है? माननीय विधायक महोदय जी, व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पानी जो है वो नहीं आता है। पानी न आने के कारण, पानी की कमी के कारण टॉयलेट बदबू मार रहे हैं। वहां पर टंकी बनी हुई है, लेकिन शायद हो सकता है अधिकरण आपकी जानकारी में न लाया होगा, तो उसकी चिंता आपने की नहीं होगी। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में मैं गया, वहां पर मुझे ये बात कही कि माननीय एमएलए साहब, यहाँ पर पेयजल की समस्या है, एक हॉस्टल की समस्या नहीं, सभी लगभग इस प्रकार की समस्या है। आपकी बिजली आती है जाती है, अब वो बच्चियां पढ़ेगी कैसे? हमको चिंता करनी पड़ेगी। वहां पर आप इन्वर्टर लगाओ ना, इन्वर्टर लगाएंगे तो बिजली जाएगी, तो कम से कम बच्चियां वहां, बच्चे जो भी हैं वो पढ़ पाएंगे। और मेरा सुझाव है, आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे लगता नहीं, क्योंकि अब 4 साल निकल गए, अब 6 महीने और रहे हैं, उसमें तो क्या परिवर्तन कर दोगे? कोई जादू का डंडा तो घुमाओगे नहीं तो सारा परिवर्तन कर दो, करोगे नहीं। आप सोलर ऊर्जा से उनको कनेक्ट करो, तो कम से कम उसमें आपकी बिजली जाएगी तो बच्चा बच्ची पढ़ तो पाएंगे। सभापति महोदय जी, मैंने पिछली बार कहा था कि आपके जो हॉस्टलों में जो वार्डन हैं, आप उधार से लेते हैं, और कई बार तो वो रुचि से कहता है कि उस हॉस्टल पे मुझे वार्डन के लिए परमिट करिए। विभाग से परमिशन लेकर के वो वहां जाता है, क्यों जाता है? क्या इंटरेस्टेड है, क्या रुचि है, क्या परिवर्तन कर देगा? उस बात का जिक्र मैं नहीं करूंगा, इसी बात में हमको समझना चाहिए। वो वहां पर बच्चों की जिस प्रकार से देख रेख करना चाहिए, वहां जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का निगरानी करनी चाहिए, वैसा नहीं करते। हमने कहा आप वार्डन का कैडर बनाइए, अपने विभाग का होगा, चिंता करेंगे, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो हम करेंगे, तो वो उसके डर से भी काम करेगा, नहीं करेगा। आपने ये भी तो नहीं किया। आप हमारे यहाँ काफी एनीकट भी हैं और तालाब भी हैं, कुछ ग्राम पंचायतों के हैं, कुछ पंचायत समिति के हैं, कुछ जिला परिषदों, कुछ विभाग के पास में। आप उनकी रख रखाव के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर के नहरों की स्थिति देखिए। उन नहरों में 1-1 मीटर कहीं कहीं तो मिट्टी भरी हुई है, वो गांव का आदमी इतनी मिट्टी नहीं निकाल सकता है। कौन देखेगा इन चीजों को? आपने मत्स्य पालन के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा। आप पाएंगे कि इस विभाग का काम क्या है। ये जो तालाब और बांध है उनपे मत्स्य पालन के लिए वहां के जनजाति व्यक्ति को ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग दे करके उनको नाव दो, जाल दो, कम से कम वो अपना रोजगार प्राप्त करेगा। और उसको मार्केट दो।
लेकिन आपकी स्थिति मैं बताऊंगा, आपने अब तक इतना बड़ा जनजाति क्षेत्र है, 4-5 जिले तो पूर्णतः, सिरोही और ये कुछ एरिया अपने इधर का आता है, अपने राजसमंद का, चित्तौड़ का आता है, ये आंशिक रूप से है। और उसमें से अब तक आपने जो ट्रेनिंग देनी थी ना, कितनों की दी है माननीय मंत्री महोदय जी, इसको गंभीरता से देखना। 484 जनजाति मच्छरों को विभिन्न प्रकार के हमने प्रशिक्षण दिए। अब आप क्या करोगे? क्या बताना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या यही विकास होगा? उनके पैरों पे आप खड़ा नहीं करना चाहते हो? काम करना नहीं चाहते हो? सभापति महोदय जी, आपने हमारे यहाँ एक परामर्शदात्री परिषद का गठन हो रखा है और इस परामर्शदात्री परिषद का काम क्या होता है? पहले तो महामहिम राज्यपाल महोदय जी अध्यक्ष हुआ करते थे, अब मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं। कितनी बैठकें बुलाई, जब जवाब दो तो बताना हमको। और इसमें एक कलाकारी और की सभापति महोदय जी, जिस जनजाति विभाग में जनजाति के लोग ही होते हैं, लेकिन इस परामर्शदात्री में कला करके उदयपुर के पूर्व उपजिला प्रमुख लक्ष्मी पंड्या को आपने सदस्य मनोनीत कर रखा है। ये कौन से खाते से कर रखा बताओ? क्या जनजाति का व्यक्ति आपको नहीं मिला? और इसकी बैठकें कब कब हुई ये बताना, और बैठकें नहीं हुई तो इसके पीछे कारण क्या, ये कारण भी बता देना ताकि पता लगेगा इस परामर्शदात्री का काम क्या होता है। समय समय बैठ के करो और जितनी योजना आपकी चल रही है उनकी विषय में कुछ सलाह देनी तो देंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी करना है और उसके बाद में नया कुछ करना है तो उसका सुझाव भी हम देंगे। आप नया कुछ करना चाहते नहीं है और है उनकी निगरानी करना नहीं चाहते हो, किसी के सुझाव लेना नहीं चाहते हो, किसी के अनुभव का लाभ लेना नहीं चाहते हो, इसलिए आपने बैठ के नहीं बुलाई। मतलब हम कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार से हमारी हालत बड़ी खराब है विभाग भी। सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, हमारे यहाँ पैसा एक्ट, ये एक्ट हमारे यहाँ आया था, ये अधिनियम 1919 एवं नियम 2011 पैसा एक्ट उस जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष अधिकार दिए, ग्राम पंचायतों को अधिकार देने का काम किया। और उसमें क्या क्या भाई, जो ट्राइबल सब प्लांट में लोग रह रहे हैं उनको अपने विकास के लिए पूरा अधिकार ग्राम पंचायत को होगा और उनको क्या क्या करना उसके लिए वो अपनी कार्य योजना भी बनाएगी। इसमें ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात का मैं जिक्र करके मेरी बात आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर ये लिखा है, ग्राम सभा के विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा। सभापति महोदय जी, इतना सारा करने के बाद में पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटड़ा में 2 बांधों की घोषणा की और वो पानी जोधपुर को पानी पिलाने के लिए लाएंगे। वहां पे आपने सर्वे कर दिया। मैंने बार बार कहा वहां का व्यक्ति कहां जा गया, उनसे आपने पूछा नहीं। उन लोगों ने धरने प्रदर्शन किया, किसी व्यक्ति ने आकर उनसे नहीं पूछा कि भैया आपकी क्या समस्या है। एक बार कलेक्टर महोदय जरूर आए, आपने उनसे चर्चा करने की बात हुई, उनको पूछा तक नहीं। क्या यही है पैसा एक्ट का मतलब? ये केवल कागजों में बना रह जाएगा? अध्यक्ष, सभापति महोदय जी, कुछ बातों की और मैं आपको जिक्र करूंगा। हमारे बजट जो एलोकेशन आपने किया है उसके विषय में आपको थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा।
सभापति महोदय जी, बजट की हालत क्या है? इसमें केंद्र प्रायोजित योजना भी है, केंद्र आपको सहायता देता है, कुछ राज्य के संसाधनों से आपको पैसा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 22-23 की घोषणा में 100 करोड़ से 500 करोड़ करने की घोषणा की। अब आज का इसमें कुछ मैं जिक्र करूंगा। आपने जो खर्चा किया है ना, इस खर्चे को भी आप थोड़ा सा देखें तो पता लगेगा। 22-23 में 873.10 करोड़ रुपए बजट प्रावधान रखा था, उसके विरुद्ध आपने खर्च कितना किया? 22 तक 451.70 करोड़ रुपए व्यय किया। अभी आपका व्यय है, आप बजट बता दोगे लेकिन खर्चा नहीं करोगे। इस बजट से उस गांव के आदमी की गरीबी मिट जाएगी क्या? नहीं मिटेगी। आगे आप एक एक चीज का मैं जिक्र करूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को बताना बहुत आवश्यक है। आपने जनजातीय क्षेत्र के लिए 22-23 में बजट जो अनुमानित बजट था आपका 33,751.97। अब खर्च कितना किया? 23,839.65। इसी प्रकार आगे आप जाएंगे, जनजाति कल्याण निधि छोड़ो, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंत में विशेष केंद्रीय सहायता, इसको आप देख लेंगे। ये केंद्र से पैसा आपको मिला है ना, आपको 11,000 रुपये मिले हैं और खर्च कितना कर रहे हो आप? 4,820 रुपये। अब सहायता मिल रही है, उसको भी खर्च नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा? सभापति महोदय जी, मैं कुछ बातें लेकर आया हूं जो आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। जो हमारे यहाँ एक जनजाति विश्वविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम इस विधानसभा में थे, हमने खूब मैचे थपथपाई। हमको लगा कि जनजातियों के लिए एक विश्वविद्यालय तो कम से कम बन रहा है राजीव गांधी के नाम से। बाद में आपने उसको गोविंद गुरु के नाम से बनाया, क्योंकि गोविंद गुरु ने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और वहां पर जिस प्रकार से ईसाइयों का धर्मांतरण हो रहा था और उसके कारण से धर्मांतरण का काम रुका, और गोविंद गुरु ने वहां के लोगों को अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार किया। उसके नाम से ये विश्वविद्यालय बनी। अब विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है सभापति महोदय जी? इस विश्वविद्यालय की स्थिति आपकी देखेंगे तो हमारी पूरे देश भर में जो जनसंख्या है आदिवासियों की, वो हमारी है 6,85,48,437। ये पूरे देश भर की है। राजस्थान की हमारी संख्या है लगभग 93 करोड़ के आसपास में, 93 लाख है। और इसके बाद में हमारा जो अभी जो सरकार ने किया, जो डिपार्टमेंट को जो पैसा जाना चाहिए महाराष्ट्र पैटर्न पर 13.48% पैसा विभागों को जाता है। अब विभाग करते क्या है? अभी मत्स्य पालन का मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर इतना पैसा अगर जमीन पे उतरता है तो उनका नक्शा बदल जाएगा मंत्री महोदय जी, इसकी चिंता आप और हमको करनी पड़ेगी। केवल यह भाषण देने से काम नहीं चलेगा, उसको काम जमीन पे उतारना पड़ेगा, तब जाकर कुछ भला होगा। सभापति महोदय जी, हमारे यहां वसुंधरा जी की सरकार थी, 12% हमारा आरक्षण था और हम सब लोगों ने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उस आदिवासी का भला चाहते हो तो ये जो पूरे राजस्थान का आदिवासी आता है उसमें उस गरीब क्षेत्र का आदमी अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर नहीं पाता, उसकी गरीब स्थिति है, माहौल अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए उनके लिए अलग से एक आरक्षण दीजिए। तो 45% आरक्षण देने का काम वसुंधरा राजे के समय में हुआ था। 100 में से 45 लड़के जो भी भर्ती होंगे, वो चाहे बाबू होगा चाहे मास्टर होगा, वो सारे के सारे उस उदयपुर डिवीजन के होंगे, उस ट्राइबल सब प्लांट के होंगे। ये काम वसुंधरा ने किया था। सभापति जी, आज जो स्थिति है वहां की, मैंने पहले भी प्रश्न में पूछा था, आपने कोचिंग कितनों को दी? वहां की स्थिति थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करूंगा। हमारे देश में प्रॉपर आईएएस कितने हुए? मात्र 2।
प्रॉपर इलाज में तो होंगे, प्रॉपर आईएएस 2 बने हैं। उतनी बड़ी आबादी में हम आईएएस तैयार नहीं पाया। और आईपीएस देखेंगे तो हमारा एक है केवल मात्र। आरएस हमारे 2 हैं, आरटीएस हमारे 7 हैं, अधीनस्थ सेवा में 15 हैं, कॉलेज व्याख्याता 7 हैं और विश्वविद्यालय प्रोफेसर 1 है और स्कूल व्याख्याता 90 हैं। अब ये हमारी उपलब्धि है। 50 साल होने हैं माननीय सभापति महोदय जी इस विभाग को। 50 साल में हम उपलब्धि बताएंगे तो ये उपलब्धि हम कर क्या रहे हैं, जमीन पे कुछ उतर नहीं रहा है। आज उस अपने विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? आपने कुलपति पर लगा दिया, आपको जनजाति क्षेत्र का कुलपति नहीं मिला, एक टीसी डामोर जरूर लगाया था। अभी आपने त्रिवेदी लगा रखा है, वो भी रिटायरमेंट है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। ऐसी कौन सी विशेषता है? आप ढूंढोगे तो आपको जनजाति क्षेत्र में योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन जनजाति व्यक्ति को लगाना नहीं चाहते आप लोग। मतलब हालात बड़ी खराब है। आपने जो इससे विभाग में जो स्थिति है, आज भी एक भी व्यक्ति आपने वहां पर भर्ती किया नहीं, सारे के सारे उधारी के लेकर आप काम चला रहे हो। कैसे काम चलेगा? काम नहीं हो सकता है। दूसरा, यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर 5 वर्ष जनजाति इस महाविद्यालय में 10 वर्ष हो गए हैं, 10-12 वर्ष। इसमें शैक्षणिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा गैर शैक्षणिक पदों पर नियंत्रित रजिस्ट्रार, असिस्टेंट, उप कुलपति कर्मचारियों को पदों को सर्जित नहीं हुए हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया। इसके आगे मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। अब इसमें विश्वविद्यालय में टीएसपी एसटी हेतु स्पेशल कोटा निर्धारित कर हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, विज्ञान, भूगोल, संस्कृति, इतिहास, जनजाति अध्ययन, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन आदि विषयों का निर्धारण होना चाहिए। अभी वो भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर वहां का आदिवासी इन सब्जेक्टों में विशेषज्ञ कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। केवल और केवल हमने उसको खोल दिया और हमारा भला हो जाएगा, ये कुछ हो नहीं सकता है। मंत्री जी कुछ करिए, अन्यथा अब ज्यादा कुछ होना मुझे अपेक्षा भी आपसे तो नहीं है। लेकिन अब कुछ मैं आपको और डिमांड्स पर आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर माननीय सदस्य, आपके यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ओनली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स who are appearing the competitive examination, IAS, RAS वगैरह, वो कब से प्रारंभ हुई सिस्टम? तो आपने परफॉर्मेंस बताई है ना डिपार्टमेंट की जी, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कब तो चालू हुई आपके यहाँ? TRI बना हुआ है, उसका आउटपुट क्या मिला? TRI बना हुआ है। अब उसकी स्थिति बताएंगे तो और विचित्र होगी। वो केवल एक बिल्डिंग बनकर खड़ी है, उसमें बच्चे कोचिंग के लिए भी रहते हैं। कितने बच्चे रहेंगे? मंत्री जवाब दे देंगे ना। अगर मैं सारे जवाब दूंगा तो मंत्री जी के पास बचेगा क्या? TRI बहुत बड़ा संस्थान बना हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगली बार आपके मुंह में घी शक्कर। कंटिन्यू प्लीज। आपने जो बजट जो था वो उसका मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि आपको ये जो बजट मिला था 25,143.59 करोड़ रुपए। अब इसमें से आपने खर्चा कितना किया है 2022 तक? 11,005। अब ये इसलिए मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हर पेरा में कोई न कोई घोषणा की। अब हमें लगता नहीं है कि ये घोषणा इस जमीन पर उतरेगी, ये बताना आवश्यक है। और इसके पास मेरे कुछ और घोषणा का पूरा पड़ा हुआ है, वो भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि हमको लगता नहीं कि ये जितनी घोषणा ये काम पूरा हो जाएगा। केवल एक घोषणाएं रहेगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और घोषणा करके लोगों को प्रभावित करके फिर से सत्ता में आने के सपने हैं। लेकिन मंत्री जी ये सपने पूरे होने वाले नहीं है। पूरे तब होंगे जब ये सारी की सारी घोषणाएं, सारा का सारा पैसा जमीन पे उतरेगा, उनका उत्थान होगा, तब जाकर वो सोचेगा कि नहीं मेरा भला किया है। नहीं हो सकता है। आपका बजट का भी कुछ बताएंगे ना मैम। रूरल डेवलपमेंट में आपने कितना किया है?
एक्सपेंडिचर में आपने मात्र 25.73 लाख अभी आपने परिसंपत्तियां निर्माण की है। इसका मतलब वहां कुछ है ही नहीं क्या? वहां एनीकट भी नहीं बनना चाहिए, सड़क भी नहीं बननी चाहिए। अब इसमें तो ये भी है, आप धार्मिक स्थानों को और ऐसे गांव ढाणियां बच गए हैं उनको सड़क से जोड़ो। अगर कहीं रपट की जरूरत है रपट बनाओ, कहा पुलिया की जरूरत है पुलिया बनाओ। ये सारी चीजें है ना। लेकिन जन सहभागीदारी योजना में हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करूंगा SC ST के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा, इतना पैसा आएगा तो सारा विकास हो जाएगा, आगे हमको करने का कुछ रहेगा नहीं। अब जन सहभागीदारी योजना का मैं जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने। आप उस योजना का हमको तो ये खुशी थी कि हम भाई MLD से 30% दे देंगे। उसमें आपके कंडीशन है, कोई दानदाता भी दे सकता, कोई संस्था भी दे सकती, वो लोग मिलकर के भी दे सकते हैं, सब कुछ। आप तो 30% उनसे लो और काम करो। आपका क्या लग रहा था? करते ना। कम 30% राशि तो उनसे आ रही थी, वो तक आपसे नहीं हुआ। ये पैसा कहाँ लगाया वो भी आप बताने की कृपा करना। मेरे यहाँ जरूर आपने 4-5 काम दिए, उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन पूरा पैसा कहाँ, वो तो हमको बताओ ना भैया। दूसरा, आपने ये जो ये इरिगेशन एंड फ्लड में ये जो आपका सिंचाई भी है, फ्लड भी है, इनमें भी आपका देखेंगे तो 20% है, 20.31%। क्या हालत है? क्या वहां पे कृषि का काम होता नहीं? सारे के सारे जनजाति के लोग कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। लेकिन ये भी हमसे नहीं होता है तो हम क्या अपेक्षा रखेंगे? मंत्री जी कुछ तो बताओ। अब बताएंगे तब देखेंगे हम कितना वो कर पाएंगे। अब वनाधिकार पे मैं आता हूं आपके सामने। सभापति महोदय जी, वनाधिकार ये 6 में कानून बना और 2005 के पहले जो भी व्यक्ति बाद गांवों में, क्योंकि जमीन तो कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, वो जंगलों में रहता है और जंगलों में रहता है तो कुछ जमीन होती है खाली पड़ी, वो निकालता है। सरकार की अच्छी मंशा थी कि उन लोगों को वनाधिकार का पट्टा मिल जाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट वाले बार बार तंग नहीं करें। होता क्या है, फॉरेस्ट वाले हमेशा आते डंडा लेके और वो पैसा लेके चले जाते, कुछ करते नहीं है, लूटपाट भी हुआ करती थी। उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये एक्ट आया था, अच्छी सोच थी। लेकिन वनाधिकार पट्टों की मैं बात करूंगा तो आपके पास में व्यक्तिगत दावे कितने आए? ये है 1,11,185 व्यक्तिगत दावे। जो व्यक्तिगत जो लोग थे उन्होंने आपके सामने ये एप्लीकेंट पेश की कि भाई मैं भी जंगलों में रहता हूं, मुझे इसका वनाधिकार पट्टा मिलना चाहिए। आपने जांच की, इसमें वन सुरक्षा समिति भी है, वन विभाग भी है और डिपार्टमेंट भी है, सारे मिलकर के उन्होंने देखा, पंचायत समिति भी है। देखने के बाद में उसमें आपने स्वीकृत योग्य जो समझे वो समीक्षा पूर्व स्वीकृत अब 43,779 ये योग्य थे। वो लोग वहां रह रहे थे, उस समय से रह रहे थे और नियम में आते थे। और आपने पट्टे जितने दिए उनको देख करके हमको ताजुब होगा सभापति महोदय जी, ये 4,740। अब ये क्या दर्शाता है? क्या करोगे? उन दावों को क्या किया जो आपने स्वीकृत किए थे ना, उसमें से भी आपने अधिकार देने में कंजूसाई की, क्योंकि देने नहीं है। मतलब हालत बड़े खराब है। और सामुदायिक दावों की मैं बात करूंगा सभापति महोदय जी, तो यह है 2,793। इनको समीक्षा पूर्व स्वीकृत मात्र 582। सामूहिक दावा तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, जहां आपकी सड़कें नहीं जा सकती, बिजली नहीं जा सकती। अगर सामूहिक दावा आप स्वीकृत करते हैं तो उस गांव में सड़क भी जाएगी, बिजली भी जाएगी, ये सारी चीजें आती। लेकिन ये भी आप नहीं करोगे तो ऐसे मिलाकर के बहुत लंबा है। और उसके बाद में आपके ये टोटल जो है जारी प्रपत्रों के क्षेत्रफल, तो चलो ठीक है, वो जारी पत्रों की संख्या है आपने जारी किए वो 48,519। सामुदायिक दावे आपने किए 593।
अब कुल योग आपका 49,112 हो गया। अब इतने ही लोग आपने योग्य माने हैं। अब बाकी का क्या करोगे? बाकी के लोग वेटिंग में हैं। हम जाते हैं, अभी बहुत बड़ा डिडोरा पिटा था, आपने कैंप लगाए थे, कैंपों में हम देंगे, वहां पर भी हमारे सामने लोग साहब हमारा ये हमने दे रखा है लेकिन हमारा कर नहीं रहा। अधिकारी से पूछते हैं तो वो एक दूसरे पर टालाम टोली करते हैं। अब एक पारदर्शिता इसमें आई है, वो हमको लगती है कि आपने ऑनलाइन कर दिया, जो एप्लीकेंट होगा, जो दावा पेश करेगा ऑनलाइन करेगा, डिपार्टमेंट पे जाएगा, डिपार्टमेंट ला करके और उसकी जो भी कमियां हैं खामियां हैं वो बताएगा और ऑनलाइन होगा। अब उसको हमको गति देने की काम है मंत्री महोदय जी। अभी मैं एक जगह गया, उन लोगों ने कहा साहब हमारे सारे ये फार्म कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको मिला नहीं। मैं पट्टे वितरण करने के लिए गया और जिस गांव में गया तो गांवों के लोगों ने कम से कम 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा साहब हमारे दावे कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं। मैंने वन विभाग के अधिकारी से पूछा भाई इनके दावों में कमी क्या है? भाई कोई कमी नहीं साहब। तो लेके क्यों बैठो? कि साहब हम कर देंगे। अब कल के लिए रख, ये स्थिति हमारी है। अधिकारियों को मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो वो लेके बैठे रहेंगे, वो देंगे नहीं, और नहीं देंगे तो वो लोग बार बार विभागों के चक्कर लगाएंगे। सभापति महोदय जी, अब इन सारी परिस्थितियों से मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ आप कर दोगे। अब आगे मैं कुछ घोषणाओं पे आऊंगा आपके सामने। हमारे जनजातीय क्षेत्र में काफी घोषणाएं की है आपने। कृपया 2 मिनट में अपना समाप्त करें आप। मैं कर दूंगा अध्यक्ष महोदय जी, मैं ज्यादा लंबा मैं बोलता भी नहीं हूँ और अपनी बात टू द पॉइंट ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने 19-20 में भी घोषणा की है। अब ये घोषणा तो लंबी छोटी इतना ज्यादा करूंगा, लेकिन कुछ मैं कहूंगा। एक आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर और वहां पर जो हमारा तीर्थ स्थल है त्रिपुरा सुंदरी, कौन सा आता है? त्रिपुरा सुंदरी शायद है नहीं, उसी स्थान को ये नदियों बड़ी लंबी चौड़ी है, पुराने हैं, तो वहां पर हम बड़ा पुल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। आप वहीं से आते हो, पुल तो बन गया हाँ बेनेश्वर। अब वो पुल आपका बन गया होगा, आप उसी पुल से आते होंगे। मैं तो 2-3 बार गया, मैंने देखा नहीं है। अब क्या होगा इन घोषणाओं का? आपके सभापति महोदय जी आप हमें बताएं। एक कुसुम योजना, अब कुसुम योजना एक, ये तो बाद में कहूंगा, दूसरा मैं एक कहना चाहता हूं। एक जलोत्थान सभापति महोदय जी, उस जनजातीय क्षेत्र में तालाब बांध बनाओगे तो कुछ लोग विश्वास पे होंगे, पुनर्वास की समस्या होगी। लिफ्ट ऐसी चीज है जो नदियों का पानी जाता है, नालों का पानी है, उसको आप छोटा सा रोक करके लिफ्ट से उन लोगों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा सकते हो। कई लिफ्टें चल रही और कई लिफ्टें बंद है। बंद इसके कारण से है सभापति जी कि उनको बहुत समूह होता, बहुत बड़ा समूह होता, कोई पैसा देता कोई नहीं देता है, और देता है तो वो जो मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग समय पे नहीं देते। इसके कारण से बिल बहुत ज्यादा होने के कारण से वो पैसा नहीं भरने के कारण उनके कनेक्शन कट जाते हैं, वो वैसी की वैसी रद्द हो जाती है। एक सोलर योजना से ये लिफ्टें अगर चलाने का उद्देश्य हमारा इसमें है, गाइडलाइन में भी है। अगर इसको आप गति देकर करेंगे तो उन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आप उद्धार करोगे सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, हमारे यहाँ ये कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे और इसके लिए धन्यवाद माननीय सदस्य। आगे थैंक यू वेरी मच। थोड़ा तो और बोल लो, टाइम इज ओवर। थोड़ा सा इसके बाद बंद कर दूंगा। अपने 10 करोड़ लागत से आपने ये सारा पैसा अब किया है, अब इसका करोगे क्या? अब ज्यादा कहना भी तो ठीक नहीं, बहुत जैसे रोकते ही मेरे क्या स्थिति विचित्र हो जाती है और मुझे डर भी लगता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आता हूं तो थोड़ा सा जनजाति की बात करता हूँ, सीधा आदमी हूँ। आप रोकेंगे, इसलिए मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय जी, इन घोषणाओं से हमें बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है, उसके जनजाति क्षेत्र में रहने वाला जनजाति की अपेक्षा नहीं है। ये थोथी घोषणा है और जितना आपने किया और जितना मैंने बताया है उसका भी आप जब जवाब दें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू। श्री बाबूलाल जी नागर। सभापति